और व्हाट, ओके, बिकॉज मैंने पहले ही क्लियर कर दिया. टुडे देयर इज नो होमवर्क. ओके, so class, we have to start up with the next topic today, that is the benefits of BPO. Yesterday we have completed till BPO. Okay, so can anyone tell me what is the full form of BPO? Yesterday I told you what is the full form of BPO. I'm not showing it again. Can anyone tell me orally? You have to tell, not on chat. Just tell me orally what is the full form of BPO. Yes. Business. आगे. वेरी गुड. आउटसोर्सिंग. ओके, वेरी गुड. प्रतीक ने ट्राई किया और उसके बाद फिर एक दो बच्चों ने ही कर पाया और बाकी तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं. दे आर नॉट अटेंटिव और व्हाट. So now today we learn about what are the different benefits of BPO. Okay, कि हमें BPO कंपनी से क्या क्या benefits मिलते हैं. Okay, so the first benefit is financial benefits, कि हमें इससे BPO often provides a business process at lower cost. ये एक ऐसा business provide कराता है हमें जो कि हमें ज़्यादा invest करने की ज़रूरत नहीं होती है. इस तरह के business में हमें investment नहीं करना होता है ज़्यादा, बस हमें क्या मिलते हैं, इससे रिजल्ट्स मिलते हैं. ओके, इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता. ज़्यादातर बिजनेस में क्या होता है, हमें लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है. ओके, बट इन द BPOs वी जस्ट गेट द रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, हमें सिर्फ रिजल्ट मिलता है और उसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करता है. हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती BPOs में. ओके, they save the result from one organization and use it for another organization in one way to another. दिस सेव्स मनी. अभी मैंने बताया. ओके, इसका जो रिजल्ट है वो कैसे डिपेंड करता है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है. अगर किसी दूसरी कंपनी ने BPO के लिए ज़्यादा काम कर दिया है तो इसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा, ना कि इस पर कि आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया है उन लोगों के लिए. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी. BPO प्रोवाइड्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंजिंग मार्केट एंड नीड्स एडजस्ट टू एन एनवायरमेंट. मतलब हमें इसमें जो BPO की जो कंपनी होती है इसमें हमें फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं वर्किंग के. मतलब जब भी आप इसमें वर्क करना चाहते हो, ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया, जब आप बड़े होकर इसके लिए अगर ऑप्ट करते हो BPO के लिए, वैसे अच्छी नहीं होती है, बट अगर आप फिर भी ऑप्ट करना चाहते हो, इसकी जो क्या बोलते हैं, BPO के जो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, मतलब आप इसमें मैक्सिमम कंपनीज में ये बता देते हैं. प्लीज म्यूट योर माइक. मैक्सिमम कंपनीज में आपको ये बता दिया जाता है कि आपके वर्किंग आवर्स नाइट शिफ्ट के होते हैं, मैक्सिमम के BPO के. ठीक है, तो नाइट शिफ्ट में वो काम इसलिए करवाते हैं जस्ट बिकॉज कि दिन में ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं. मतलब अपना बिजनेस दूसरी जगह तक क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं. मतलब इसके जो हैंड्स हैं वो काफ़ी जगह तक, मतलब दूसरी प्रोसेस तक पहुँचाते हैं. ठीक है, तो दिन में ये सारी चीज़ें, मतलब अगर हम फॉरेन कंट्रीज के लिए वर्क कर रहे हैं BPO कंपनी में, ठीक है, BPOs में क्या होता है, फॉरेन कंपनीज के लिए ही ज़्यादातर वर्क कराया जाता है. ओके, सो इफ़ वी आर वर्किंग फॉर अ फॉरेन कंपनी, तो ज़्यादातर फॉरेन कंपनी में क्या होता है, उनका डे क्या होता है, जो हमारे इंडिया में नाइट होती है ज़्यादातर मैक्सिमम में. ठीक है, तो इसलिए वो लोग जब बिजनेस करवाते हैं तो वो नाइट शिफ्ट ही आपको प्रेफर करवाते हैं और आप उस इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हो, एडजस्ट हो जाते हो. आप क्या करते हो, दिन में यू आर इन डे टाइम यू आर स्लीपिंग एंड नाइट यू आर वर्किंग. So it is a flexible work. It provides you flexible working hours and it needs adjustments to the environment. मतलब आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के थ्रू सेटअप हो जाते हो. मतलब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती. स्टार्टिंग में लगता है सबको कि यू हैव टू वर्क इन द डे नाइट, बट आफ्टर दैट जब आपकी आदत हो जाती है, you don't have to worry about that particular thing. Okay, now the next thing is competitive advantage. BPO allows organizations to focus on the main targets and takes the process that are not core to them and do it very professionally, efficiently and qualitatively in a competitive environment. इसका क्या मतलब होता है कि जो BPO कंपनीज के अंदर जो भी वर्क कराया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे में कराया जाता है. मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी वर्क होता है वो ज़्यादातर किस कंपनी से हम लोग डील करते हैं, फॉरेन कंपनी से डील होता है. ओके, तो फॉरेन कंपनीज में ऑब्वियसली जब आप फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसी पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली वहाँ पे काम करने की ज़रूरत होगी. एंड क्वालिटेटिवली मतलब
कि आपका जो वर्क होगा उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए. अगर इफ़ यू आर डूइंग अ लो क्वालिटी वर्क, ओके, तो इट विल नॉट बी प्रेफर्ड फॉर द कंपनी कि आपको वो फिर हायर करें. ओके, वो हायर ही नहीं करेंगे अगर आपका काम बेकार होगा. तो अगर गलती से हायर कर भी लिया एचआर ने आपको, तो वो क्या कर देंगे, आपको अपनी कंपनी से रिमूव कर देंगे. ओके, सो इस कंपनी में क्या होता है, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है हमको, और मतलब इसके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बहुत अच्छे होते हैं. मतलब जब भी आप किसी को बताते हो कि यू आर वर्किंग इन अ बीपीओ, तो पहले तो आपकी इमेज नहीं होती है इतनी अच्छी, बट देन दे विल बी सेइंग कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा यहाँ पर. So it is like that. Okay. The next thing is risk of BPO. The first risk of BPO is security breaches. मतलब organization share regular and potential data with BPOs. अब इसमें क्या होता है, जब भी आप फॉरेन कंपनी से डील कर रहे हो, ओके, फॉर डीलिंग विद अ फॉरेन कंपनी, वो क्या करेंगे, अपना जो डेटा है वो आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराते रहेंगे कि ये वाला डेटा में यहाँ फीड करना है, ये वाला डेटा में यहाँ फीड करना है. तो उससे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, उसके सिक्योरिटी जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं. मतलब वो आपका कभी भी कंप्यूटर हैक कर सकते हैं. ओके, आपकी जो सिक्योरिटी चांसेस होते हैं कंप्यूटर के, वो कैसे हो जाते हैं, लो हो जाते हैं. और वो अपना डेटा प्रोवाइड करवा के रेगुलर बेसिस पे काफ़ी फॉरेन कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा होता है वो उसको भी निकाल लेती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप challenges. Organizations can face communication problems like what to share and what not to share with BPOs. Okay, some critical information may be important to the BPOs to make a decision. इसका क्या मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है, if you're dealing with a company, ओके, तो आपको यही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको क्या नहीं करवाते हैं, ट्रेन नहीं कराते हैं. ओके, ट्रेनिंग देते हैं, बस वो नॉर्मल सिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है. ओके, इफ दे आर ट्रेनिंग यू, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉफ्टवेयर, और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको क्या बता देंगे, थोड़ा लाइट वे में बता देंगे कि या दिस इज अ सॉफ्टवेयर एंड यू हैव टू वर्क अपॉन दिस लाइक इन दिस मैनर. ओके, बट जो इसकी जो मेन चीज़ें होंगी कि क्या चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें नहीं है, वो आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलती है कभी भी. यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस ओवर देयर. ठीक है, आपको वहाँ पे आप कोई हेल्प नहीं करेगा. आपका एक बार हायरिंग हो गई, उसके बाद फिर यू हैव टू वर्क अपॉन ऑन योर ओन. आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है उसके बाद. ओके, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों लिखा है बेटा यहाँ पे, जस्ट बिकॉज वेट अ मिनट, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसलिए लिखा है व्हेन यू आर डीलिंग विद द कंपनी in a way like you don't have to फॉरेन कंपनी हमारे सामने कोई, ओके, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती है, कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाते हैं. ओके, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड यू आर नॉट एबल टू communicate with them, or you are not able to transfer the information from one place to another with them. Okay, so this is how relationship challenges come in the BPOs. Okay, now the next thing is BPO in India. India promotes BPO as the contribution of this field in GDP, that is gross domestic produce. Like GDP का full form तो सबको ही पता होगा. India promotes BPO as the contribution of the field in GDP is very high. इंडिया का जो contribution है BPO के लिए वो बहुत ज़्यादा high है. It is a fueling and giving fast track to Indian growth. ये हमारी इंडिया को क्या मतलब काफ़ी ग्रोथ भी प्रोवाइड करा रही है, बट इसके क्या होते हैं, इसके काफ़ी डिसएडवांटेज है, इसलिए इसको लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा. It has impacted our social and economical life. It has enabled India to rise with an image of technologically advanced and knowledge-based economy in the world. अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे तो एडवांटेजेस हैं, तो ये डिसएडवांटेज तो दिखते ही नहीं है. बात ये है कि इस कंपनी पे ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं वर्क करना, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर किसके थ्रू वर्क होता है, कॉलिंग के थ्रू वर्क होता है. बस हमें क्या करना होता है, कॉल लगा के बात करनी होती है. यहाँ पर क्या होती है, अर्निंग बहुत अच्छी होती है. ठीक है, इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको अर्न बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना होता है, या तो कॉलिंग के थ्रू या फिर चैटिंग के थ्रू दूसरों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी होती है मैक्सिमम बीपीओज में. ओके, और अपनी जो बिजनेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं थ्रू कॉलिंग एंड चैटिंग.
ओके तो इसको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं. दिस फील्ड अट्रैक्ट्स वेरियस कंट्री इन्वेस्टर्स इन इंडिया. बीपीओ ज़्यादातर मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेंगी? बीपीओ आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगी मैक्सिमम. ठीक है, बाकी कंट्रीज में तो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज आर देयर, बट इन इंडिया इज नॉट such a developed country. That's why यहाँ पे ज़्यादातर आपको बीपीओज ही मिलेंगी. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिकल सपोर्ट. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बीपीओ को काफ़ी सपोर्ट करके रखा हुआ है. कैसे? उनको जो बिल्डिंग, जो उनकी जो बीपीओज की जो बिल्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी बनवा के रखी है. ऐसा लगता है कि वी आर नॉट लिविंग इन द इंडिया, वी आर लिविंग इन फॉरेन. लाइक इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी हाई, मतलब हाई क्वालिटी बिल्डिंग्स होती हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सही होता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग देम. दैट्स वाई. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेशन नंबर 2. बेटा लास्ट के 5 मिनट्स दूंगी आज में. ओके, सेशन नंबर 2, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. द फर्स्ट टॉपिक, वन मोर थिंग इन दिस चैप्टर, द 3 सेशंस आर ओनली देयर. ठीक है, यस बेटा बोलो. यस, ओके, वेट अ मिनट, आई एम शेयर इट. बेटा आपकी फिर प्रॉब्लम होगी, फिर बेटा आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, दैट्स वाई. क्योंकि बाकी बच्चों को तो दिख रही है. एक बार आप चेक करो, एक बार दोबारा इंटरनेट ऑफ करके ऑन कर लो. ओके, यस. सो इन दिस चैप्टर देयर आर 3 मेन सेशंस ओनली. ओके, सेशन इज वेरी लॉन्ग, लेकिन चैप्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. ओके, so there is no need to worry कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा. One more thing, we have to complete the syllabus, so I will not be discussing the things in a larger manner, क्योंकि हमारे पास जो बाकी सब्जेक्ट्स में सिलेबस कम हो चुका है, बट कंप्यूटर में अब तक कोई कम होने का सिलेबस, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. That's why we have to complete the syllabus on time, okay, so that you can gain good marks when the next test happens. Okay, so now the session number 2 is based upon business process management. Business process management. Okay beta, business process management is a process in which people use various methods. मैंने आपको कल फिर से बताया था कि कल मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं डिफरेंट पीपल. एक तो नॉन वॉइस प्रोसेस, एक वॉइस प्रोसेस, एक हेल्प डेस्क प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस आर देयर. ओके, सो टू इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज द प्रोसेस, sometimes people even end up discovering new business process. The foremost aim of BPM, अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. बीपीओ का ऊपर वाला था, ठीक है. BPM इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस बाय मैनेजिंग द बिजनेस प्रोसेस. इसका क्या मतलब है कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? अब मैनेजमेंट वर्क्स अपॉन द बिजनेस कि हाउ द बिजनेस इज प्रोसेस्ड. ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो वर्क करता है किसके ऊपर? बिजनेस पर, कि हाउ द बिजनेस शुड बी प्रोसेस्ड और वर्कड अपॉन. ओके, नाउ अनमैनेज्ड chaotic process in a business may hurt business in one or more following scenarios. The first one is inefficient use of time. यहाँ पर क्या होता है? टाइम होता है वो बहुत टाइम नहीं मिलता आपको, मतलब काफी वो आपको लो टाइम देंगे, काफी कम टाइम देंगे, और उसके बाद फिर बोल देंगे वी वांट द वर्क ऑन दिस डेट. ओके, आपको टाइम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, बस आपको ये बोल देंगे कि आपकी डेडलाइन ये है एंड यू हैव टू सबमिट योर वर्क टिल दिस डेट. ओके, देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर्स, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस चेकिंग का मतलब क्रॉस चेकिंग का ऑप्शन नहीं होता है आपके पास. यहाँ पे बस आपने एक बार काम कर दिया और वो आपको सबमिट कराना होता है. यहाँ पे क्रॉस चेकिंग का ऑप्शन होता ही नहीं है. ओके, द नेक्स्ट वन इज ब्लेम शिफ्टिंग रादर देन रिजॉल्विंग द इशू. वो क्या करेंगे? वो आपकी, मैंने अभी बताया था 2 शिफ्ट होती हैं, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट. तो वो आपको कभी भी कोई भी शिफ्ट पकड़ा देंगे. दे विल नॉट आस्क कि व्हाट इन व्हाट शिफ्ट. स्टार्टिंग में तो वो नहीं आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं, बाद में जब आप सीनियर बन जाते हो अपने उसमें अपने कंपनी में, देन दे विल बी आस्किंग कि कौन सी शिफ्ट में आपको वर्क करना प्रेफर होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मैनेजमेंट. So no data is stored and again mismanagement and absence of data. आपको पता है कि मैंने आपको बताया था, उस दिन भी बताया था, शायद कल बताया था
अगर आपका मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा, लाइक आई वॉन्ट अ लिस्ट ऑफ योर क्लास, ठीक है, मेरे पास अगर लिस्ट ही नहीं है तो क्या मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर पाऊंगी? आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाऊंगी। मुझे रोज रोज ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन से रोल नंबर का था, कौन सी क्लास का था। ओके, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू मार्क द अटेंडेंस इन अ प्रॉपर मैनर, सो आई वॉन्ट द लिस्ट ऑफ योर्स एज। सो इन द सेम मैनर कंपनी में भी काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए कंपनी के पास, उनका डेटा होना चाहिए कंपनी के पास, और अगर उनके पास नहीं होता है तो वो देयर इज ऑलवेज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉयज। मतलब डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉयज मतलब कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं जो इस कंपनी में वर्क करते हैं, उनको काफी ज्यादा क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, उनके जो हेड होते हैं या तो ब्लेम करते हैं या फिर उनको या फिर उनकी बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स के लगाते हैं। इन द सेम वे द हेड्स ऑफ द कंपनी दे आर जस्ट स्कोल्डिंग द एम्प्लॉयज फॉर नो रीजन। वो बिना बात की डांट लगाते हैं टीचर्स, तो फिर भी दे आर स्कोल्डिंग फॉर द रीजन, बट वहाँ पर क्या होता है, बिना बात की डांट लगती है, बिना बात की, बीपीओस में और बीपीएम्स में। ओके, बिकॉज ऑफ बीपीएम यू आर सेव फ्रॉम ऑल अदर सिनेरियोज। बिकॉज ऑफ बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि ये चेक करता है कि मतलब आपकी कंपनी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, बीपीओ कंपनी। ओके, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का सिर्फ इतना सा काम है, ये चेक करना कि बीपीओ कंपनीज में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका काम कैसा है, एंड the heads of the company are scolding them or not, okay, for no reason. If they are scolding them for no reason, तो वो क्या करते हैं, heads को क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। Okay, BPM has a good contribution in Indian gross domestic product, that is GDP. BPM provides wide range of career options, improves economic growth, एक्सपोर्ट एंड इनकम लेवल। इसका क्या मतलब है कि बीपीएम आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन सी? करियर ऑप्शंस की, डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस आपको बताता है कि कौन कौन से अवेलेबल हैं। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। एक्सपोर्ट एंड इनकम लेवल आपका जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। ओके, बीपीएम अट्रैक्ट्स एवरीवन आइज टुवर्ड्स इंडिया। Many entrepreneurs and capital investors are attracted towards India because of BPM. ये सारे एसएस के टॉपिक्स हैं, मतलब इसका कोई कंप्यूटर से रिलेशन नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीओ क्या करती है, बीपीएम क्या करती है, इसलिए इसको कंप्यूटर में डाल दिया है। ओके, मैनी एंटरप्रेन्योर्स एंड कैपिटल इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ बीपीएम। बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की वजह से ही हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स बीपीओस की तरफ क्या है, अट्रैक्टेड हैं। ओके, और इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जस्ट बिकॉज मैंने अभी बताया था यहाँ पे फॉरेन कंपनीज के साथ डीलिंग होती है बीपीओस की ज़्यादातर, तो वो क्या होते हैं, इंडिया से इसी रीजन से अट्रैक्ट होते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ का मैनेजमेंट क्या है, बीपीएम जो मैनेजमेंट है वो बाकी बीपीओ कंपनी को क्या रखता है, सही रखता है। ओके, in the last decade, that is 2008 to 2018, BPM profit and revenue contribution in GDP almost doubled. मतलब GDP में और इसका प्रॉफिट सारा क्या हो गया, डबल हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ BPM. ओके, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ BPM. कैसे है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम BPM का एग्जाम्पल? जस्ट बिकॉज आपको पता है कि स्कूल में भी एक मैनेजमेंट होता है। ओके, that management is looking upon to every employees that are working, okay, and to every students who are studying in the school. Okay, आपको पता है कि स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, जैसे कि प्रिंसिपल सर या फिर मैम, okay, they are looking upon who are the students who are working in your who are the students who are studying in the school and who are the employees who are working in the school. Okay, they are looking upon them, and this is an example of business process management only. Okay, आपको पता है कि यहाँ से बिजनेस भी होता है। Okay, now the next one is BPM. You can see, the first topic of BPM is design. Break the process of every individual. Okay, मॉडल मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कंपनी का मॉडल है वो किस तरह का है। आपका अगर आपको यही नहीं पता कि आपका कंपनी का मॉडल किस वे में है, तो वो आपका क्या नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ what the BPM is saying. मतलब BPM में अगर किसी तरह का प्रोसेस बता दिया है आपको, तो आपको उसको क्या आना चाहिए, एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
मॉनिटर मतलब आपको एक बार एनालाइज करने की जरूरत होती है कि आपने जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है वो क्या सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होता है तो आप उसको क्या करते हो, दोबारा से करते हो। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टिमाइज का मतलब कि आपको ये देखना होता है कि आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है, मेक चेंज टू द प्रोसेस टू इम्प्रूव इट। अगर आपका जो आपने प्रोसेस किया है वो आपने देखा मॉनिटरिंग करने के बाद, एनालाइजिंग करने के बाद कि वो सही नहीं है, तो आपको ऑप्टिमाइज करके उसमें दोबारा यू कैन डू द चेंजेस। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है, चेंजिंग करना। मॉनिटर का मतलब है एनालाइजिंग करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब प्लान आपने एग्जीक्यूट कर दिया, प्लान आपने प्रोसेस में ले लिया। ओके, सो दिस इज हाउ बीपीएम के ये सारे पार्ट्स होते हैं। आई विल बी गिविंग दीज 1 2 3 4 5 all the 5 points in the form of notes to you. Okay, now the next thing is characterization of IT BPM. इसका क्या मतलब होता है, BPM can be characterized on the basis of how they serve the business। कि BPM को भी कैरेक्टराइजेशन की जरूरत होती है, मतलब कि वो बिजनेस किस तरह से अपना प्रोसीड करते हैं। Here are three types of business process management। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अब there are 3 more types. The first main type is integration centric BPM. Integration centric BPM is a fully integrated approach to building and promoting desktop and internet applications. अब ये वाला जो BPM होता है, ये वाला BPM क्या करता है, आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी ऑल्सो जस्ट बिकॉज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो आपके लिए इजियर होगा। यस बेटा, नो प्रॉब्लम, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, और आपको आज ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको ब्लर स्क्रीन दिख रही है तो आपको मतलब यू डोंट हैव टू वरी, आई विल बी गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ नोट्स and I will be providing you the video also. You can see the video, वहाँ पर आपको ब्लड नहीं दिखेगा। Okay? The next thing is integration centric BPM। इसका क्या मतलब है कि आपका जो इंटीग्रेशन सेंट्रिक बीपीएम है वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि आपका डेस्कटॉप है, आपका इंटरनेट है, वो प्रमोट करता है, सिर्फ उसको प्रमोट करने के काम आता है। ओके, इट इज यूज्ड when there is need of BPM and the service oriented architecture. It conveniently updates the application and can also monitor varying market conditions. अब आप इन लाइन्स को रहने दो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन कि इंटीग्रेशन सेंटर क्या करता है। वो आपका सिर्फ ये चेकिंग करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है कंप्यूटर की, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर वो सही वर्क कर रही हैं। अगर आपकी सही वर्क नहीं कर रही होती है तो वो क्या करता है, अपनी जो कंपनी होती है उसको बताता है कि इनका जो कंप्यूटर है, इनका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है सही से, फिर देन दे विल प्रोवाइड यू अनदर इंटरनेट एंड अनदर मॉनिटर। ओके, लास्ट लाइन है, इट कन्वीनियंटली अपडेट्स द एप्लीकेशन एंड कैन आल्सो मॉनिटर द वेरिंग मार्केट कंडीशंस। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है तो वो आपको नया मॉनिटर प्रोवाइड कराते हैं एंड दे विल बी वर्किंग अपॉन दैट पर्टिकुलर मॉनिटर। प्लीज म्यूट योर माइक। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम। It can approach that focuses on the task, activities and human skills in process. Okay? ये क्या करता है, जो ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लाइक ऑब्वियसली जब हम लोग अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो टास्क या तो आप प्रोवाइड कराते हो कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन देते हो, या फिर आप खुद करते हो। ओके, एक्टिविटीज भी करते हो एंड ह्यूमन स्किल्स इन प्रोसेस, मतलब आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम। मतलब आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपकी मैक्सिमम क्या होती है, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, आप क्या हो जाते हो, एक नॉन डिपेंडेबल पर्सन बन जाते हो। ओके, टू क्रिएट अदर ऑटोमेटेड फंक्शंस टू सपोर्ट दीज ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम क्या करता है, जो ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम। डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम as the name is showing कि डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम क्या करता है, इट शोज द डॉक्यूमेंट ऑफ द फाइल एंड इट जस्ट मेक्स द चेंजेस इफ द चेंजेस आर देयर, कि पीपल अगर किसी पर्सन ने कोई रॉन्ग चीज लिखी हुई है इन द डॉक्यूमेंट। ओके, तो डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि वेदर द थिंग्स आर रॉन्ग और नॉट। अगर एक भी चीज उनको रॉन्ग मिल जाती है तो वो क्या करेंगे, दिस टाइप ऑफ बीपीएम सर्विस आर जनरली यूज्ड फॉर राउटिंग, कोलैबोरेटिंग और अप्रूविंग डॉक्यूमेंट्स। अगर उनको कोई चीज गलत दिख गई तो वो क्या करेंगे, कंपनी के मैनेजर को बता देंगे कि योर दिस थिंग इज रॉन्ग, यू कैन इम्प्रूव, यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ओके,
क्या करते हैं वो कोलैबोरेट करने के काम आते हैं और इम्प्रूव कराने के आते हैं, यूज मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको इम्प्रूव कराने के लिए काम आती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरिंग, मतलब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का बेकार है, लाइक इफ आई एम वर्किंग इन आईबीएम, ठीक है, अगर मैंने देखा कि आईबीएम के एम्प्लॉयज बेकार हैं, दे आर नॉट आस्किंग मी फॉर एनीथिंग, और दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, और द हेड इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, ठीक है, तो आई नॉट प्रेफर टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो द आईटी बीपीएम का जो सेक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, मतलब आपका जो टाइप है, मतलब जो भी आप ऑफर करा रहे हो फॉरेन कंपनी से डील करते टाइम, वो कैसी होनी चाहिए, ऑफरिंग कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर आपने ऑफर करवा दिया ज्यादा पैसों का, दे विल नॉट बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो मना कर देंगे। फॉरेनर्स आप देखोगे कि ज्यादातर वो कैसे, फॉरेनर्स क्या हर पर्सन ये चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्या मिल जाए, एट अ लो रेट मिल जाए। ओके, वो नहीं चाहता है कि आपको हाई कॉस्ट में कोई भी प्रोजेक्ट लेना पड़े। तो अगर आप कोई भी चीज हाई रेंज में उनको ऑफर करा रहे हो, तो दे विल नॉट बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, द थर्ड वन इज जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस। अगर आपने कोई भी ऑपरेशन प्रोवाइड करवाया है किसी भी कंपनी को, तो वो ये चेक करेंगे कि आपका जो ऑपरेशन जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसकी जोग्राफिक स्प्रेड कितनी है, मतलब जो भी आपने आपसे फॉरेनर से प्रोजेक्ट लिया है, जो भी फॉरेनर से प्रोजेक्ट आपसे हायर किया है, ठीक है, तो उसकी स्प्रेड कितनी है, जोग्राफिक स्प्रेड, मतलब कि उससे हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, फॉरेनर्स को क्या क्या फायदे मिलेंगे, उनका क्या क्या बेनिफिट होंगे उनको, और क्या क्या चीजें, मतलब जोग्राफिक स्प्रेड का मतलब, जोग्राफिक स्प्रेड टर्म का मतलब यहाँ पे इससे है कि उसकी स्प्रेडेबिलिटी कितनी है, मतलब अगर वो बाय चांस उस प्रोजेक्ट को कभी इन फ्यूचर मतलब कभी सेल करते हैं तो उसका उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो ये पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही उसको क्या लेंगे, उस प्रोजेक्ट को आपसे लेंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। उसके लिए आपको कितना साइज की जरूरत है, कितना आपको कितना रेवेन्यूज मतलब कितने पैसों की जरूरत है, कितना उन ऑपरेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए कितना मनी अमाउंट जरूरत है, और कितना साइज की जरूरत है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करवाने में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीनेशनल कंपनीज। आपको सबको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में कौन कौन सी आती है, लाइक इन्फोसिस, IBM। Okay, so these are all the types of multinational company. Okay, those companies which have offices in various countries are called multinational companies. इसका क्या मतलब है कि इनके जो ऑफिसेज होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो वेरियस कंट्रीज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि IBM का ऑफिस सिर्फ इंडिया में है, IBM का ऑफिस बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी मिलेगा आपको, इन्फोसिस का ऑफिस आपको फॉरेन कंट्रीज में भी मिलेगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा आपको। ओके, दे अट्रैक्ट ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक कस्टमर्स। वो क्या करते हैं, ग्लोबली अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, या फिर ऑन द डोमेस्टिक बेसिस। Commonly, MNCs have their headquarters in one country and they operate in other countries too. MNCs का क्या होता है, हेडक्वार्टर्स एक ही कंट्री में होता है, बट जो ऑफिसेज होते हैं वो बाकी कंट्रीज में भी मिल जाएंगे आपको। मतलब जो मैं MNC की बात कर रही हूँ, बाकी जो नॉर्मल कंपनीज है उनकी बात नहीं कर रही, मैं MNC कंपनी की बात कर रही हूँ। उनका हेडक्वार्टर एक जगह मिलेगा, बट उनके जो ऑफिसेज होंगे वो मैक्सिमम हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। ओके, सो दिस इज अबाउट MNC। Now the next topic is Indian service provider. Beta, this is the last topic for today. Okay, then we will be discussing the queries of yours. Okay. Then the next topic is Indian service provider. Their headquarters are mostly in India and they operate in other countries. They have main focus on Indian customers. Indian, as the name suggests, and as the name shows, कि Indian service provider मतलब ISPs. ISP क्या करते हैं? आपको क्या जो इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही प्रेफर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वहाँ का जो प्रॉफिट होता है वो भी किसको मिलेगा, सिर्फ इंडियन सर्विस को ही मिलेगा, इंडियन कंपनीज को ही मिलेगा। वो किसी फॉरेन कंट्री को हायर नहीं करना चाहेंगे एंड दे विल नॉट बी वर्किंग अपॉन देम। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। ओके, देयर हेडक्वार्टर्स आर मोस्टली इन इंडिया। इनके हेडक्वार्टर्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे एंड दे ऑपरेट इन अदर कंट्रीज। ये क्या करेंगे, अपने ऑफिसेस तो हर जगह बना देंगे, बट इनका जो मेन हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा, सिर्फ इंडिया में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। ओके,
For example, Reliance. The next one is Global In-House Centers. GIC. Organizations cater the need of their parent company only and do not shows और hires external clients. वो किसी external client को hire नहीं करेंगे, मतलब किसी foreign client को hire नहीं करेंगे, वो सिर्फ parent company को ही देखेंगे. ओके, parent company मतलब कि जहाँ से वो company जहाँ से organize हुई है, जहाँ से वो company बनी है. ओके, GIC क्या करेगा? जैसे कि अब आप पूछोगे मैम ISP और GIC में डिफरेंस क्या होता है? ISP में ये होता है कि उनका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है बट उनके ऑफिसेस फॉरेन कंट्रीज में मिल जाएंगे. बट इन GICs में क्या होता है, आपका जो पेरेंट कंपनी मतलब जहाँ पर जो कंपनी ऑर्गेनाइज की गई है, जहाँ पर जो कंपनी बनी है, वो सिर्फ वहाँ की कंपनी के लोगों को ही लेंगे और वहाँ की कंपनी को ही हायर करेंगे एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल क्लाइंट. एक्सटर्नल क्लाइंट को वो लेना प्रेफर ही नहीं करेंगे और ना ही अपनी कंपनी में हायर करेंगे. Okay, so this is all about today till we have completed the session number 2. From tomorrow we will be starting up with from the next turn we will be starting up with IT application, and this is the last session of the class. Okay, we will be starting up in the next class. Now you can ask me your queries. Those people जिसको भी queries हैं they can ask me.